हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं अध्याय 1 संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन की। और इससे पहले पुराने वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो कक्षा 12 गणित की प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए पुरानी वीडियो देख सकते हैं। वहां पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी, इंग्लिश, गणित की। तो वहां पर जाइए और चेक कीजिए और अपने जो कोर्स है आपका वो आप वहां से तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के पार्ट 1 की। अभी आपको जो आगे पढ़ना है वह आपका कॉन्सेप्ट है द्विआधारी संक्रियाओं का, बाइनरी ऑपरेशन। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ आपका इसमें परेशान होने की बात है नहीं है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। बाइनरी ऑपरेशन यानी कि द्विआधारी संक्रियाओं में होना क्या है, इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप हमेशा से दो संख्याओं के बीच कोई ना कोई ऑपरेशन करते आ रहे हो अभी तक, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो ये सारी चीज जो आप ऑपरेशन करते हो ये द्विआधारी संक्रियाओं के बीच में ही होगी। ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं के बीच में आता है जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब द्विआधारी संक्रियाओं का एक पार्ट है। अब यहां पर मैथमेटिकल टर्म में एक चीज और जुड़ जाएगी, बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि अगर कोई भी ऑपरेशन होगा किसी समुच्चय के लिए, ध्यान रखिएगा समुच्चय की बात कर रहे हैं, किसी सेट के लिए या किसी समुच्चय के लिए जो भी ऑपरेशन होगा दो संख्याओं के बीच में, और यदि वो रिजल्ट, ध्यान सुनना, यदि जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट भी अगर उसी समुच्चय में है तो वह एक द्विआधारी संक्रिया कहलाएगी। बात को समझिए, यदि दो संख्याओं के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है किसी पर्टिकुलर समुच्चय के लिए और उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वह रिजल्ट भी अगर उस समुच्चय यानी उस सेट के अंदर है तो उसमें आपका एक द्विआधारी संक्रिया काम करेगी। क्लियर होगी बात? अब थोड़ा यहां पर देख लेते हैं। देखिए सुनिए, आप चार मूल संख्याओं के बारे में जानते हैं जो कि हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जैसे मैंने आपसे कहा, इन संख्याओं की मुख्य विशेषता यह है कि दो दी गई संख्याओं a तथा b से हम एक संख्या a प्लस बी या a माइनस बी या ए बी या a अपॉन बी। अब भाग में ये ध्यान रखना कि जो a अपॉन बी होता है, a अपॉन बी, यहां पर b का मान कभी भी जीरो नहीं होता है, ये आपको पता है। क्योंकि अगर a अपॉन बी में, a बटे b में b का मान जीरो हो जाए, अगर आप हर के स्थान पे जीरो रख देते हो तो फिर उस चीज को अपरिभाषित, अनडिफाइंड कहते हो। ठीक है, तो यहां पर a अपॉन बी वेयर b नॉट इक्वल टू जीरो को संबंध कर देते हैं। ठीक है, संबंध कर देते हैं, यह संबंध यानी एसोसिएट, रिलेटेड कर देते हैं, रिलेट हो जाती है उस चीज से बात। यह बात ध्यान दीजिए कि आप एक समय में केवल दो संख्याओं में ही संक्रिया कर रहे हैं, केवल यहां पर है केवल दो संख्याओं में ही संक्रिया कर रहे हैं। जब तीन संख्याओं में संक्रिया की आवश्यकता होती है तो हम पहले दो संख्याओं में संक्रिया करते हैं और प्राप्त परिणाम को तीसरी के संख्या के साथ संक्रिया कराते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म में की बात होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप 2 + 3 + 4 कर रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्म में अगर सोचें तो आप पहले 2 + 3 5 और फिर आप उसके साथ 4 को जोड़ के 9 ऐड कर रहे हैं। वो बात अलग है कि आपका जो ब्रेन है, दिमाग है, वो एक साथ काम कर रहा है और 2, 3 और 4 को एक साथ 9 आप सोच रहे हो। ठीक है, लेकिन मैथ की अगर बात करें तो आप इस तरीके से कह रहे हो कि पहले दो चीजों में किया, फिर तीसरी चीज में जो रिजल्ट निकला उसके साथ तीसरा काम किया, है ना, इस तरीके से सोचते हैं। आगे देखते हैं, अतः योग, गुणा, अंतर तथा भाग द्विआधारी संक्रिया के उदाहरण हैं। क्योंकि द्विआधारी का अर्थ है दो आधार वाली, बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी का अर्थ है दो आधार वाली। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा गौर कीजिए, यदि हम एक व्यापक परिभाषा चाहते हैं जिसमें यह चारों संक्रियाएं भी आ जाती हैं, मतलब आपने ये देखा, देखो जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए आपने ये देखा कि आपने प्लस, माइनस, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये साइन लिए, ये चिन्ह लिए। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि आप द्विआधारी संक्रिया के लिए अलग अलग चिन्ह ना लेके एक चिन्ह बताएं। ठीक है, फिर आगे तो हमें संख्याओं के समुच्चय के स्थान पर एक स्विच समुच्चय x लेना चाहिए। ठीक है, एक समुच्चय की बात कर रहे हैं, और तब व्यापक रूप से द्विआधारी संक्रिया कुछ अन्य नहीं अपितु x के दो अवयवों a और a तथा b को x के ही किसी अन्य अवयव से संबंध करना है। यह बात बड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा, द्विआधारी संक्रिया के लिए यह चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्या?
x के दो अवयवों a तथा b को, यहां से समुच्चय x की बात कर रहे हैं, ठीक है, समुच्चय x के दो अवयवों a और b में अगर आप कोई भी ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो उससे जो मिलेगा x के ही किसी अन्य अवयव से संबंध करना है। जो भी रिजल्ट हो रहा है वो x के अन्य अवयव से रिलेटेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये आपका हो गया द्विआधारी संक्रिया के बारे में विस्तार से चर्चा। अब परिभाषा देखते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या कह रहा है कि किसी समुच्चय A में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार द्वारा, इसको आप स्टार कह रहे हैं, ये द्विआधारी संक्रिया के लिए साइन ले लिया। अब ये जो है ऑपरेशन को इंडिकेट करेगा, संक्रिया को बताएगा, क्योंकि वो सवाल में बताएगा कि किस प्रकार की संक्रिया या ऑपरेशन, जो भी दो लोगों के बीच में जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। एक फलन स्टार सच दैट A क्रॉस A टेंड्स टू A है, जहां स्टार ए बी को A स्टार B द्वारा निरूपित करते हैं। तो अगर आपको दो संख्याओं के बीच में द्विआधारी संक्रिया बतानी है तो आप इस तरीके से A स्टार B द्वारा बताते हो। यहां पर एक चीज गौर करने वाली है, इसको समझिए, इस लाइन को। इसका मतलब क्या है कि यदि आप ऑपरेशन दो लोगों के बीच में करा रहे हैं, कैपिटल A एक समुच्चय है और उसमें दो संख्याओं के बीच में कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो भी समुच्चय में होना चाहिए, उसी समुच्चय में, ठीक है, अन्य में नहीं, उसी समुच्चय में। इसको ऐसे समझिए, किस प्रकार से, जरा मेरी बात को पकड़िएगा कि मान लीजिए अगर हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं की बात कर लें। प्राकृतिक संख्या आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 एंड 4 आगे बढ़ती जाती है गिनती इन्फिनिटी तक, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं आता है, प्राकृतिक संख्याओं में नेगेटिव संख्या नहीं आती, ध्यान रखिएगा। तो अगर प्राकृतिक संख्या आपने ऐसे ले ली कि 1 + 2 कर रहे हैं तो आपको 3 मिला, तो ये एक द्विआधारी संक्रिया का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हो कि 1 भी प्राकृतिक संख्या है, 2 भी प्राकृतिक संख्या, और उससे जो रिजल्ट मिल रहा है 3, वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। ये बात सही है, तो यहां पर तो सही काम किया। लेकिन अगर आप ऐसा कह देते कि 1 - 2 बराबर -1 मिलता और प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, तो ये द्विआधारी संक्रिया का उदाहरण नहीं रहेगा, ठीक है। 1 - 2 = -1। अब ये द्विआधारी संक्रिया का उदाहरण क्यों नहीं रहा, क्योंकि -1 प्राकृतिक संख्या के बीच में नहीं आती है, ठीक है, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से सोचना है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर एनसीईआरटी, ये आपका बुक है, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 23 में उदाहरण नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन दे रहा है इस प्रकार से कि सिद्ध कीजिए कि R में, R क्या, वास्तविक संख्या है, ठीक है, रियल नंबर, और रियल नंबर में सारी संख्याएं आती हैं काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, ठीक है, में R में योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु भाग R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। पहले इतने को समझ लेते हैं, ठीक है। और देखो यहां से पूरा अभी तक चैप्टर नंबर 1 आपने अच्छे से ये समझा कि थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा है चैप्टर नंबर 1 में, है ना, तो यहां पर भी थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा रहेगा। समझ लेते हैं पहले चीजें हो क्या रही हैं। तो अगर आप दो संख्याएं लो जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत है, अब वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्याओं की तो बात होगी नहीं, है ना, न सम्मिश्र संख्या की बात होगी, न काल्पनिक संख्या की। वास्तविक संख्या में जितनी संख्याएं आती हैं उनकी बात करेंगे अपन। तो उसमें अगर हम बात करते हैं योग की, तो आपको पता है भाई A + B करेंगे तो वहां से कुछ ना कुछ जो मिलेगा वो R में होगा, वास्तविक संख्या में होगा, बिल्कुल। अगर A - B करें, कुछ भी कर लें, कोई भी दो संख्याएं उठाएंगे तो वहां से जो भी संख्या मिलेगी वो वास्तविक संख्या में होगी। और अगर अपन गुणा की बात कर लें तो अगर A × B किया तो वहां से भी जो कुछ भी मिलेगा रिजल्ट वो वास्तविक संख्या के अंदर होगा ही होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां समझो, भाग के लिए अगर हम बात करते हैं तो A/B में, तो यहां पर जरूरी नहीं है कि R ही मिले। क्यों? क्योंकि अगर B का मान, यदि B = 0 है तो फिर वो एक वास्तविक संख्या नहीं रह जाएगी, है ना, और 0 तो वास्तविक संख्या में आती है। तो यहां पर यही है कि अगर R का मान, यदि R का मान 0 हो जाता है तो वह एक वास्तविक संख्या ना रहकर अपरिभाषित हो जाती है, क्योंकि 0 का भाग से कोई परिभाषा नहीं निकलती है, वो अनडिफाइन है। 0 से आप भाग नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो ये अनडिफाइंड चीज है। तो यहां पर B का मान अगर 0 है तो फिर यह एक द्विआधारी संक्रिया नहीं रह जाती है। बात समझ गए? भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, किसमें? वास्तविक संख्याओं में। क्यों नहीं है? क्योंकि B का मान यदि 0 हो जाता है तो यह एक अपरिभाषित संख्या हो जाएगी, इसलिए भाग R में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। आगे सवाल देखते हैं, आगे क्या कह रहा। साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विआधारी संक्रिया। अब देखो
ये जो ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है ना, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर। एक बार और मैं बीच में आपको ये बता चुका हूं, नॉन जीरो रियल नंबर मतलब वो सारी संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है, ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है उसको हम कह रहे हैं ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आर में द्विआधारी संक्रिया है भाग। अब ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि जीरो ही तो दिक्कत कर रहा था। ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं है, तब वहां पर भाग जो होगा वो द्विआधारी संक्रिया का कार्य करेगा, बिल्कुल करेगा। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि भाई ऐसी वास्तविक संख्या जिसमें जीरो नहीं होगा, तब उस स्थिति में बी के स्थान पे आप जीरो रख ही नहीं पा रहे हो। और जब बी के स्थान पे आप जीरो नहीं रख पा रहे हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इस तरीके से आप थ्योरी के रूप में कैसे लिखना है वो समझ लेते हैं। तो किस प्रकार से आपको थ्योरी के रूप में लिखना है वो देख लेते हैं यहां पर। तो जैसे आपने यहां पर मान लिया दो संख्याएं ए और बी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि वास्तविक संख्या रियल नंबर आर के अंतर्गत आती है। माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, और यहां पर आप ये देख रहे हैं कि योग, अंतर और गुणा में अगर आप कुछ भी संक्रिया कराते हो तो उससे जो कुछ भी निकलेगा वो एक वास्तविक संख्या ही होगी। ये आपने जाना है, आपको पता है। अगर आप कुछ भी करोगे ऑपरेशन के रूप में प्लस माइनस या गुणा, तो उससे एक वास्तविक संख्या ही आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से आप लिख देते हैं कि प्लस, आपको फॉर्मूले, आपने जो परिभाषा पढ़ी थी उसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको परिभाषा किस प्रकार से लिखवाई थी कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, तो यहां से यही चीज आप लेके चलोगे। अगर हम प्लस की बात करते हैं तो स्टार की जगह प्लस लगा लोगे, प्लस सच दैट आर क्रॉस आर, क्योंकि आर के बीच में ऑपरेशन होगा वास्तविक संख्याओं के बीच में, और उससे जो मिलेगा वो एक वास्तविक संख्या होगी, टेंड्स टू आर, यानी ए प्लस बी द्वारा परिभाषित है। ए प्लस बी एक आपको संख्या मिलेगी। फिर अगर अंतर की बात करते तो माइनस, प्लस की जगह माइनस ले रहे हो, माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर, ए माइनस बी द्वारा परिभाषित है। और गुणा या मल्टीप्लाई सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर, ए इंटू बी द्वारा परिभाषित है। बस इस प्रकार से लिखना है, सिंपल। तो यहां पर कोई थ्योरी में लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं है। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, और ए क्या है? कोई भी आपका समुच्चय। जैसे यहां पर इस सवाल में, सवाल नंबर 29 में वास्तविक संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे तो वास्तविक संख्या ले ली, किसी में प्राकृतिक संख्या के बारे में बात करेंगे, किसी में इंटीजर यानी पूर्णांक के बारे में बात करेंगे। बस यही करना है अपन को, ठीक है। और आता है यहां पर कह रहा है, आता है प्लस माइनस गुणा आर में द्विआधारी संक्रियाएं हैं, जो यहां पर कह रहा था कि बताइए योग, अंतर और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ये आपने दिखा दिया। फिर सवाल आगे आपको लेके चल रहे हो, लेकिन भाग में, यानी कि भाग में कैसे दिखाते हो? भाग सच दैट आर क्रॉस आर टेंड्स टू आर ए अपॉन बी द्वारा परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि बी बराबर 0 के लिए ए अपॉन बी अपरिभाषित है। अगर b का मान, वास्तविक संख्याओं में सब तरह की संख्या आती है, b का मान भी 0 अगर हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या में 0 भी होता है, और यदि b का मान 0 होगा तो वो a अपॉन बी अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए भाग जो है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं रही, ठीक है। भाग वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत द्विआधारी संक्रिया नहीं रहेगी इस प्रकार से। लेकिन परंतु आगे सवाल आपके कह रहा था कि ऋणोत्तर वास्तविक संख्या, यानी कि नॉन जीरो रियल नंबर आर स्टार ले लिया, आर स्टार में भाग सच दैट, अब यहां पर आर स्टार की बात करें तो आर स्टार ही लेंगे, आर स्टार क्रॉस आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार, ठीक है। इस प्रकार से भाग सच दैट आर स्टार क्रॉस आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार ए अपॉन बी द्वारा परिभाषित है, इसलिए भाग यानी आर स्टार में एक द्विआधारी संक्रिया है। बस इस प्रकार से लिखना है थ्योरी के रूप में। रटना भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रटने वाली बात है ना। बस एक चीज आप ये ध्यान रखना है कि ये जो मैंने आपको परिभाषा में जब लिखवा रहा था तब ये बात बताई थी, इसको आपको ध्यान रखना और इस चीज को आपको हर जगह अप्लाई कर देना है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कैसे लिखना है यहाँ पर भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 30 देखिए, सिद्ध कीजिए कि अंतर व्यवकलन भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा, आपको ये बताना है कि जो अंतर यानी जो घटाना है और जो भाग है वो प्राकृतिक संख्या के अंदर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किस प्रकार से लिखोगे? देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको फॉर्मूले में क्या लिखाया, परिभाषा में क्या लिखाया कि स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए, ये लिखवाया कि नहीं। अब यहां पर आप देख पा रहे हो अंतर और भाग की बात कर रहा और प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा, तो कैसे लोगे? अंतर के लिए स्टार की जगह माइनस सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n ऐसे लोगे, और भाग में क्या लोगे? भाग सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n
इस प्रकार से लिखोगे, कोई दिक्कत है लिखने में? नहीं है। अब वो परिभाषित हो रहा है तो परिभाषित बताओगे, नहीं हो रहा तो ऐसे बताओगे कि नहीं है परिभाषित, बस सिंपल। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं तो यहां पर जो माइनस है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो आपको पता है कि अगर आपने 2 - 3 किया तो -1 मिलेगा। और द्विआधारी संक्रिया में मैंने क्या बताया कि अगर दो के बीच में जो भी आपका संक्रिया यानी ऑपरेशन लागू हो रहा है उससे जो रिजल्ट निकल रहा है, जो परिणाम निकल रहा है, वह भी उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए। ध्यान रखना इस बात को, वह भी उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए। तो यहां पर जो -1 है वो तो प्राकृत संख्या नहीं है ना। आप देखो 2 प्राकृत संख्या है, 3 भी प्राकृत संख्या है, 2 प्राकृत संख्या 3 प्राकृत संख्या, लेकिन इनके बीच में अगर आपने घटाना किया तो उससे -1 मिला जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। इसलिए जो माइनस है यानी जो घटाना है, जो अंतर है, वो n के अंदर यानी प्राकृत संख्याओं में द्विआधारी संख्या नहीं है। बस इस तरीके से दिखाते हैं। इसके अलावा अगर आप भाग की बात करते तो भाग में कैसे लेते कि आप देख पा रहे हैं 2/3। अब 2/3 किया तो यहां 2/3 एक प्राकृत संख्या है? नहीं है। अगर आप 2/3 कर रहे हो या 2/3 का मतलब हो गया 2/3, तो ये n के अंतर्गत नहीं आती है। जब n के अंदर नहीं है तो भाग भी द्विआधारी संख्या नहीं है प्राकृत संख्याओं में। अंतर और भाग, यहां से आपने क्या बताया कि अंतर और भाग द्विआधारी संख्या नहीं है प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत। बस अब कैसे लिखना है वो और देख लेंगे। और लिखना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इस तरीके जैसे ऊपर लिखा ना उदाहरण नंबर अपन 29 में सेम टू सेम लिखते चलेंगे। और ये तरीका तो होता ही है परिभाषा वाला। बस किस तरह से आपके इस क्वेश्चन की अप्रोच रहेगी, किस तरीके से आपको लिखना है वो देख लेते हैं। और बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने कहा है आपको कि माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एन, दो संख्याएं ए और बी हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये लेके चलिए अपन। तो अगर अपन अंतर की बात करते तो आपको पता है कि अगर माइनस है तो जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 - 3 करेंगे तो 2 और 3 दोनों ही प्राकृतिक संख्या है, लेकिन वहां से जो रिजल्ट मिला -1 वह एक प्राकृतिक संख्या नहीं रहती। तो यहां से आप दिखा रहे हैं कि माइनस सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n a - b द्वारा परिभाषित नहीं है, a - b द्वारा परिभाषित नहीं है क्योंकि 2 बिलोंग्स टू n एंड 3 बिलोंग्स टू कैपिटल N, लेकिन 2 - 3 बराबर -1 विच इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, 2 - 3 किया बराबर -1 मिला जो कि कैपिटल N यानी प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं है। -1 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N है। ठीक है, -1 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, इसलिए अंतर n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। लिखते बन जाएगा, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इस चीज में। भाग की बात कर लो, सेम टू सेम दिखा रहे हो कि भाग डिवाइड सच दैट n क्रॉस n टेंड्स टू n, a डिवाइड b द्वारा परिभाषित नहीं है, a भागे b द्वारा परिभाषित नहीं है क्योंकि 2 बिलोंग्स टू n, ओके, 3 बिलोंग्स टू n, ओके, लेकिन 2/3 बराबर 2/3 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, 2/3 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। अतः सिद्ध है कि अंतर तथा भाग n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, हेंस प्रूव्ड। इतना आपको बताना था। उदाहरण नंबर 31 की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल चीज कह रहा, सिद्ध कीजिए कि स्टार सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r, वास्तविक संख्या की बात कर रहा है, ठीक है ना, ए बी टेंड्स टू a + 4b स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक द्विआधारी संक्रिया है। बहुत ही सिंपल चीज है। यहां आप ये देखिए, सवाल आपसे ये कह रहा है कि a और b, a b जो दो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ रही है, और आपको जो सवाल कह रहा है a + 4b स्क्वायर। अब जरा खुद से सोचिए, और a और b में अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या रखोगे तो उससे जो भी रिजल्ट निकलेगा, जो आउटकम आपको प्राप्त होगा, जो परिणाम आपको मिलेगा, वो वास्तविक संख्या ही मिलेगी। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ये a + 4b स्क्वायर कोई भिन्न नहीं है। समझना बात को मेरी, कोई भी चीज भिन्न नहीं है, बटे में नहीं दे रहा है। क्योंकि अगर कोई चीज बटे में होती, जैसे मान लो a + 4b स्क्वायर में यहां बटे a कर देते, a + 4b स्क्वायर बटे a कर देते, तो अब यहां से द्विआधारी संक्रिया काम नहीं करती, क्योंकि एक स्थान पर आप 0 रख सकते हो, लेकिन यहां पर बटे नहीं है। इसलिए आप सिंपली कह सकते हो कि a + 4b स्क्वायर में कोई भी वास्तविक संख्या, जो बोल रहे हैं वही लिखना है, ध्यान रखना, a + 4b स्क्वायर में किसी भी प्रकार की वास्तविक संख्या रखने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वह भी एक वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। इसलिए दिए हुए इक्वेशन में, समीकरण में आप कुछ भी रखेंगे तो एक द्विआधारी संक्रिया का पालन कर रहा है। ठीक है, यह संबंध एक द्विआधारी वास्तविक संख्या के लिए,
यह संबंध वास्तविक संख्या के लिए एक द्विआधारी संक्रिया का पालन कर रहा है। सिंपल, इस तरीके से लिख दोगे। क्लियर? तो किस प्रकार से आप लिख रहे हैं यहां आप देख पा रहे हैं कि दिया है आपको, जो दिया था स्टार सच दैट r क्रॉस r टेंस टू r में ए बी टेंस टू a प्लस 4b स्क्वायर, ये आपको दे रखा है, जहां ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R। और जैसे मैंने आपसे कहा, लिखने का क्या तरीका है कि चूंकि a प्लस 4b स्क्वायर में कोई भी वास्तविक संख्या रखने पर प्राप्त परिणाम एक अद्वितीय वास्तविक संख्या होगा, इसलिए दिया हुआ फलन R में एक द्विआधारी संक्रिया है, हेंस प्रूव्ड। बस इतना आपको करना है। और चाहो तो आप उसमें और अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा के आप इतना भी कर सकते हो कि a की वैल्यू कुछ मान लो, b की वैल्यू कुछ मान लो। तो माना यहां पर आप बता भी सकते हो, माना a बराबर 1 एंड b बराबर आपने -1 मान लिया, और अगर आप यहां पर रखते हो a प्लस 4b स्क्वायर में, तो देखेंगे यहां पर 1 मिलेगा प्लस 4 -1 स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा 5 मिल जाएगा। ठीक है, 4 1 क्या मिल जाएगा, 4 1 5 मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे हो वास्तविक संख्या है। तो जो आप बताना चाहते हो वहां से आपने बता दिया कि द्विआधारी संक्रिया को पालन कर रहा है, इतना दिखा देना। ठीक है ना? ओके, उदाहरण नंबर 32 की बात करते हैं। आपको कह रहा है, मान लीजिए कि P आपको कुछ दिया है, कह रहा है किसी प्रदत्त समुच्चय, प्रदत्त का मतलब होता है आपको, आपके पास जो है, प्रदत्त मतलब गिवन। ठीक है, तो प्रदत्त समुच्चय X के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। इसका मतलब क्या है कि जो P है वो घात समुच्चय है, पावर सेट है। देखो भाई, आपने कक्षा 11 के चैप्टर 1 में पढ़ रखा है कि जो समुच्चय है उसके उप समुच्चय होते हैं। बिल्कुल, अगर उन उप समुच्चयों का भी हम समुच्चय बना दें तो वो जो समुच्चय कहलाता है वो कहलाता है घात समुच्चय, यानी पावर सेट। ठीक है, ये कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब करना क्या है सवाल में कि सिद्ध कीजिए कि यूनियन सच दैट P क्रॉस P टेंस टू P कॉमा ए बी टेंस टू A यूनियन B द्वारा प्रदत्त है, तथा इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टेंस टू P ए बी टेंस टू ए इंटरसेक्शन बी द्वारा परिभाषित फलन P में द्विआधारी संक्रियाएं हैं। तो देखो, अभी तक आप ये जान पा रहे हो कि ये जो सवाल होते हैं ना, ये थ्योरी वाले सवाल होते हैं। ठीक है, इनमें ज्यादा आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है, कैलकुलेशन। तो आप सिर्फ समझा पा रहे हो, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। और किस तरीके से, देखो पहली बार सवाल में दे रहा प्रदत्त समुच्चय X, आपको कोई समुच्चय X है, तो हम मान के चल रहे हैं एक समुच्चय X है जिसके अवयव है 1 2। ठीक है, के समस्त उपसमुच्चयों की बात करा, तो अब आपको पता होगा इसके उपसमुच्चय क्या कहलाएंगे। एक 5 कहलाएगा, ठीक है, एक 1 कहलाएगा, फिर 1 के अलावा 2 आएगा, और 2 के अलावा एक 1 2 आएगा। ये तो हो जाएंगे X के क्या सबसेट, उपसमुच्चय। अब का समुच्चय मतलब उपसमुच्चयों का समुच्चय, यानी अगर आपने इसका पावर सेट घात समुच्चय बना दिया तो ये जो कहलाएगा ये P है। ठीक है, ये क्या है, ये कहलाएगा P। अब वो कह रहा है यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए, तो यूनियन इंटरसेक्शन आप यहां से आप दो समुच्चय ले रहे हो। ठीक है, X के लिए मान लिया आपने A, मान लिया आपने इसके अंदर है 1, और B मान लिया जिसके अंदर है 1 2। ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको पहला कह रहा था यूनियन, दूसरा कह रहा था इंटरसेक्शन। तो अब यूनियन और इंटरसेक्शन जो कुछ भी आप करोगे वो आपको सब कुछ P के अंदर ही मिलेगा। कैसे, समझिए। अगर आपने A यूनियन B किया तो A यूनियन B का मतलब क्या है, A और B में जितना कुछ है सबको इकट्ठा कर लो, यानी 1 2। तो देखो 1 2 भी P के अंदर है। और अगर आपने इंटरसेक्शन किया यानी A इंटरसेक्शन B, तो A और B में जो कॉमन है वो ले लोगे। ये सवाल की मांग थी इसीलिए ऐसा किया, ये मत सोचिएगा यही क्यों लिया, सवाल इस प्रकार से कह रहा था इसलिए लिया। ठीक है, A इंटरसेक्शन B से मिलेगा आपको 1 जो कि P के अंदर है। तो बस इतना आपको दिखाना है कि जो यूनियन और इंटरसेक्शन यहां से जो मिल रहा है, ठीक है, यहां से जो मिल रहा है वो द्विआधारी संक्रियाओं को परिभाषित कर रहा है, बस इतना करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में आप किस प्रकार से दिखा रहे हो इस प्रकार से देख सकते हैं। और जो आपका के बुक में दिया है वो थ्योरी भी आप देख सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने ये बहुत ही हल्के तरीके से आपको समझाने की इसमें कोशिश की है, आप देख पा रहे हो। तो माना समुच्चय x बराबर 1 2 ले लिया, इसमें घात समुच्चय क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया घात समुच्चय अपने कक्षा 11 में पढ़ रखा है। तो घात समुच्चय हो जाएगा, जो उप समुच्चय होता है 5 1 2 एंड 1 2, इसका आपने समुच्चय बना लिया, तो ये हो गया घात समुच्चय। अब यहां पर आपको ए बी कह रहा था, है ना, ये कह रहा था कि नहीं भाई ए बी, तो यहां पर ए बी कह रहा था, तो आपने ए और बी निकाल लिए, माना ए बराबर 1 और बी बराबर 1 2। अब इसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी अगर आए, ए यूनियन बी, तो 1 2 मिला, जो कि यूनियन P सच दैट P क्रॉस P टेंस टू P में द्विआधारी संक्रिया है। और अगर इंटरसेक्शन की बात करें, A इंटरसेक्शन B बराबर 1 मिला, देख पा रहे हो दोनों के बीच में 1 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन सच दैट P क्रॉस P टेंस टू P में द्विआधारी संक्रियाएं हैं, हेंस प्रूव्ड। इतना आपको कर देना। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल भी बहुत ही फुद्दू सवाल है, बेकार सवाल है, रद्दी सवाल है ना, और ये ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं दिए हैं तो आपको समझाने के लिए बता देता हूं। तो उदाहरण नंबर 33 में कह रहा है भाई सिद्ध कीजिए कि ए बी टेंस टू अधिकतम ए बी द्वारा परिभाषित, और ये वी द्वारा चिन्ह एक सिंबल बना दिया, ठीक है। यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये वी और ये उल्टा वी, ये दो सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर, आर यहां पर वास्तविक संख्या की बात हो रही, तथा ए बी निम्नतम ए बी द्वारा परिभाषित, यहां पर ये उल्टा वी, आर क्रॉस आर टेंस टू आर में द्विआधारी संख्याएं हैं। इतना आपको सवाल कह रहा है। तो भाई एक चीज समझो, अगर वास्तविक संख्या ले रहे हो और उसमें दो वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हो, है ना, ए बी की बात कर रहा है और वास्तविक संख्याओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि आर की बात हो रही, तो अगर आपने दो अलग अलग वास्तविक संख्या ली तो उसमें निश्चित तौर पे एक संख्या अधिकतम होगी और एक संख्या निम्नतम होगी। तो अगर हम बात कर लें, मान लीजिए आप ए ग्रेटर देन बी करते हैं, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी आपने लेके चले, ए बड़ा है बी से, तो अगर आपने ये लगाया ए वी बी, मतलब ये वाला चिन्ह अगर इस्तेमाल किया तो वो कह रहा है अधिकतम के लिए, तो यहां से आपको ए मिल जाएगा, है ना, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत है। और अगर आपने ये उल्टे बी का इस्तेमाल किया, यानी ए और ये उल्टे बी वाला चिन्ह और ये बी, और यहां से आपको बी मिल जाएगा, जो कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत आप ले रहे हैं, है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोनों ही जो आपको फंक्शन दिए हैं, फलन दिए हैं, वो द्विआधारी संक्रिया का पालन कर रहे हैं। बस इतना आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से आप थ्योरी लिख सकते हैं क्या, कि माना ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ए और बी दो संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं, जहां पर आपने मान लिया कि ए ग्रेटर देन बी। तो अगर आप ए ग्रेटर देन बी की बात कर रहे हैं तो ए जो वी के शेप में है, जो पहला चिन्ह था वो अधिकतम को बता रहा था, ये वाला जो चिन्ह है, ये वाला जो चिन्ह है वो अधिकतम को बता रहा है ना। तो और ए बड़ा है तो आपने ए ले लिया, और जो दूसरा वाला चिन्ह है वो न्यूनतम को बता रहा था तो बी ले लेंगे, ठीक है। ए फोर इस प्रकार से ले रहे हैं, वी सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर में द्विआधारी संक्रिया है। इसके अलावा ए और ये उल्टा वी, बी टेंस टू बी मिलेगा, और इस प्रकार है कि सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर में द्विआधारी संक्रिया है, हैंस प्रूव्ड। भाई इतना लिखना है बस, और कुछ ज्यादा आपको करना भी नहीं है, ठीक है। ओके, आगे आपको पढ़ना है क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल। तो भैया एक बात आपको मैं बता दूं, कक्षा 6, 7, 8 में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपने क्रम विनिमय नियम आपको कहीं ना कहीं टकराया होगा और आपने पढ़ा भी होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा क्या होता है क्या नहीं होता है, इस बारे में देख लेते भाई। क्रम विनिमय नियम अगर आपको भूल गया है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 2 + 3 करते हैं तो आपको पता है 5 मिलता है, एंड अगर आप 3 + 2 करते हैं तब भी आपको 5 मिलता है। इसके अलावा आप 2 × 3 करें तो आपको 6 मिलेगा, या 3 × 2 करें तो भी आपको 6 ही मिलेगा। तो यही चीज कहलाती है क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अब यहां पर द्विआधारी संक्रिया का क्या रोल रहता है आपको पता है, ये एक स्टार की तरह एक चिन्ह रहता है जो द्विआधारी संक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत हम सब लेते हैं, प्लस, माइनस, गुणा एंड भाग, और भी कई तरीके के सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यहां पर ये वाले सिंबल जो इस्तेमाल हो रहे थे, ये वी यानी उल्टा वी अधिकतम और न्यूनतम को बता रहा था। तो अलग अलग चिन्ह फिर क्वेश्चन के हिसाब से हो जाते हैं, लेकिन मेन आपके 4 चिन्ह तो ये हैं ही, ठीक है। तो यहीं पर क्रम विनिमय नियम काम करता है द्विआधारी संक्रिया के लिए, क्या कि अगर ए स्टार बी है, ए स्टार बी बराबर हो जाए बी स्टार ए के, तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। बात समझ में आई। अगर ए स्टार, यही आपका फॉर्मूला, यही आपकी परिभाषा है कि अगर ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर हो गया तो क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव रूल का पालन करेगा। तो अपन क्रम विनिमय नियम की बात कर रहे थे, परिभाषा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि समुच्चय एक्स में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाती है यदि प्रत्येक ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स के लिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, ठीक है। अगर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो रहा है तो उसे अपन क्रम विनिमय नियम कहेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से आपको कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि प्लस सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर तथा एक्स मल्टीप्लाई, ये चिन्ह जो है वो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणे का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, परंतु माइनस सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर तथा डिवाइड सच दैट आर क्रॉस आर टेंस टू आर क्रम विनिमय नहीं है। तो आपको बेसिकली ये बताना है कि ये प्लस और गुणे का चिन्ह है, ठीक है, जोड़ और गुणे का चिन्ह है वो द्विआधारी संक्रिया है, लेकिन जो माइनस और भाग का चिन्ह है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है।
और ये बढ़िया आप आसानी से दिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 2 + 3 = 5 होता है, एंड आप अगर 3 + 2 भी करते हैं तो भी आपको 5 मिलता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि, और अगर आप करें 2 × 3 तो बराबर 6 मिलेगा, या फिर आप 3 × 2 करेंगे तो भी आपको बराबर में 6 ही मिलेगा। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थिति में A B बराबर B A हो रहा है। तो भाई क्रम विनिमय नियम का पालन कौन कर रहा है? प्लस और गुणा, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस का जो चिन्ह है, जोड़ और गुणे का जो चिन्ह है, वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। स्पष्ट तौर से ऐसे आप दिखा दोगे। माइनस की बात कर लो तो आप यहां देख पा रहे हो कि 2 - 3 करोगे तो -1 मिलेगा, और अगर मैं बात करूं 3 - 2 तो +1 मिल जाएगा, और दोनों बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहा। और अगर मैं बात करूं 2/3 की, तो आप कह रहे हैं 2/3, और 3/2 की बात करूं तो ये हो रहा है 3/2, और जो कि बराबर नहीं है आपस में, तो ये दोनों क्रम विनिमय का पालन नहीं करेंगे, माइनस और भाग। इतनी सी बात समझानी है आपको, ठीक है। तो यहां आप किस प्रकार से थ्योरी के रूप में दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि चूंकि 2 + 3 = 5 बराबर 3 + 2, एंड और 2 × 3 = 6 बराबर 3 × 2, ये होता है, आपको पता है। और यहां पर आप कह रहे हैं कि माना A B बिलोंग्स टू R है, तो अगर A और B के रूप में दिखा रहे हो तो A + B = B + A होता है, और A × B = B × A, सिंपली। यानी यहां से आप क्या कह रहे हैं भाई, यहां से इस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई A B बराबर B A है, A B बराबर B A है, तो आप कह रहे हैं इसलिए प्लस और गुणा क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं। प्लस और मल्टीप्लाई का जो चिन्ह है वो क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं, सिंपल। लेकिन माइनस और डिवाइड क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं नहीं है, क्योंकि 2 - 3 = -1 और 3 - 2 = 1 होता है, और -1 और 1 बराबर नहीं है। इसी प्रकार और 2/3 = 2/3, और 3/2 = 3/2 होता है, और 2/3 और बराबर नहीं है 3/2 के, ठीक है ना। और यहां पर ये नियम काम नहीं कर रहा है। माइनस और भाग के लिए, माइनस और डिवाइड के लिए ये नियम काम नहीं कर रहा है। क्या? कि A B नॉट इक्वल टू B A, किसके लिए? माइनस और भाग के लिए। तो यहां से आप कह रहे हैं कि अतः स्पष्ट है कि प्लस और गुणा द्विआधारी क्रम विनिमय है, लेकिन माइनस और डिवाइड, यहां पर चिन्ह किसका है? डिवाइड का। माइनस और डिवाइड द्विआधारी क्रम विनिमय नहीं है, हेंस प्रूव्ड। इतना करना था, सिंपल सवाल है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत सिंपल सवाल है। उदाहरण नंबर 35 आपको कह रहा है, सिद्ध कीजिए A B बराबर A + 2B द्वारा परिभाषित स्टार सच दैट R × R टेंड्स टू R क्रम विनिमय नहीं है। तो वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं अपन, देख पा रहे हो वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहां से अपन ने A को मान लिया कुछ, मान लो 1, और यहां से आपने B को मान लिया कुछ, मान लो B को मान लिया 2, और ये कह रहा है भाई A B बराबर A + 2B। तो क्रम विनिमय के लिए आपको पता है कि क्रम विनिमय के लिए हम क्या दिखाते हैं? क्रम विनिमय के लिए हम दिखाते हैं A B बराबर B A, ठीक है। क्रम विनिमय के लिए आपको ये दिखाना, तो ये दिखा देते हैं। अगर आपने यहां वैल्यू पुट करी, यहां पर हो जाएगा 1 + 2 × 2, यानी आ जाएगा 4। तो ये हो गया A B, ठीक है, ये हो गया A B की वैल्यू 4। अगर मैं बात करूं B A, तो देखो भाई जब A B किया, समझ ना बात को, जब A B किया तो अपन को मिला A + 2B। तो जब B A करेंगे तो क्या मिलेगा? B + 2A मिलेगा, ध्यान रखिएगा, B + 2A मिलेगा। और यहां पर 4 नहीं 5 होगा, है ना, यहां पर 5 लिख देंगे। अच्छा, अब यहां पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? B की जगह 2 रखना है, +2, और A की जगह 1 रखना है, तो यहां से मिल जाएगा 4, यानी B A की वैल्यू हो रही है 4। अब यहां आप देख पा रहे हो A B की वैल्यू 5 है, एंड B A की वैल्यू 4 है, और चूंकि आप कह रहे हैं कि A B नॉट इक्वल टू B A है, तो क्रम विनिमय नहीं है, हेंस प्रूव्ड। यहां पर आप इस प्रकार से बता रहे हैं कि चूंकि दिया है, आपको जो दिया है वो क्या दिया है? स्टार सच दैट R × R टेंड्स टू R में फलन दे रहा, फंक्शन दे रहा कि A B बराबर A + 2B, इतना दिया है। अब यहां पर मान के चले, क्योंकि वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं तो आप कुछ भी मान लेते हो, मान सकते हो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्याएं आती हैं। माना A बराबर 1 और B बराबर 2 है, तो अगर वैल्यू पुट करेंगे A B के लिए बनेगा A + 2B, तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो A B हो रहा 5, और B A, देखो भाई एक बात को समझो, जब जैसे आप देख पा रहे हैं A B बराबर A + 2B था, है ना,
ये ए आया और फिर बी आया। तो अगर हम बी स्टार ए करते तो बी आता सबसे पहले, बी प्लस 2 आता और फिर आता ए, तो बी प्लस 2 ए बनता। तो यहां पर उसी प्रकार से बी प्लस 2 ए लेंगे, ठीक है ना, बराबर बी प्लस 2 ए बराबर आपने वैल्यू पुट करी तो आपको 4 मिला, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं ए स्टार बी की वैल्यू आई 5 एंड बी स्टार ए की वैल्यू आई 4, और यहां पर आपने क्या दिखाया कि चूंकि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए दी हुई संक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, हेंस प्रूव्ड। इतना आपने सिद्ध कर दिया। आगे बढ़ते हैं और साहचर्य नियम एसोसिएटिव रूल की अगर मैं बात कर लूं तो ये भी क्रम विनिमय नियम की तरह आपने कक्षा 6, 7, 8 में निश्चित तौर पर पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा है क्रम विनिमय और साहचर्य नियम इससे पहले वो कमेंट्स करके बताएं कि हाँ सर मैंने ये चीज पढ़ रखी है, ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 में मेरे सर ने मुझे बताया था, ठीक है। तो साहचर्य नियम कमेंट्स डू अभी करिए और बताइए कि आपने ये चीज पहले से पढ़ रखी है। तो साहचर्य नियम की अगर मैं बात कर लूं तो आपने पढ़ रखा है, तो जैसे 2 + 3 है और +4 कर दें, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूं कि पहले आप 3 और 4 को जोड़ दो और फिर 2 को जोड़ो, तो वहां से भी आपको 9 ही मिलेगा। समझ रहे हैं बात? तो यही चीज कहलाती है साहचर्य नियम। यहां पर क्या किया कि यहां पर पहले 2 और 3 को जोड़ा, फिर 4 को जोड़ा, यहां पर 3 और 4 को जोड़ा, फिर 2 को जोड़ा, लेकिन मिला आपको परिणाम, जो रिजल्ट मिला वो 9 मिला दोनों तरफ से। या फिर अगर मैं गुणे की बात कर लूं, 2 × 3 और गुणे 4, तो 3 × 6 = 24, पहले 2 3 का गुणा किया तो 4 के साथ किया तो कितना हुआ, 24। इसी प्रकार मैं पहले 3 और 4 का करता तो 3 × 12 और फिर 2 का करता, तो तब भी अपन को क्या मिलता, 24 मिलता। तो यही चीज साहचर्य नियम यानी एसोसिएटिव रूल कहलाता है। ओके, तो आप एसोसिएटिव रूल यानी कि साहचर्य नियम को परिभाषित किस प्रकार से कर रहे हैं कि एक द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट r क्रॉस r टेंड्स टू r साहचर्य कहलाती है। समुच्चय हमने कैपिटल ए मान लिया, उसके अंदर कुछ संख्याएं होंगी, और साहचर्य नियम क्या कहलाएगा, यदि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी, जो ए बी सी आपकी अंक हैं, संख्याएं हैं, वो बिलोंग्स टू है कैपिटल ए के अंदर, ठीक है, कैपिटल ए की समुच्चय है उसके अंतर्गत हैं, और आपको ये नियम सिद्ध करके बताना होगा कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये आपका रूल हो जाएगा। उदाहरण नंबर 36 की बात कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कि R में योग तथा गुणा साहचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं, परंतु व्यवकलन तथा भाग R में साहचर्य नहीं है। अब आपको पता है कैसे करना है। उदाहरण नंबर 34 आपने लगाया था, बिल्कुल लगाया था, तो उदाहरण नंबर 34 की ही तरह सेम टू सेम आपको इसको करके दिखाना है। और मैंने आपको 2, 3, 4 वाला जो उदाहरण था वो भी बताया था। क्या क्या उदाहरण बताया था मैंने कि 2 + 3 एंड +4 करें तो 9 मिलेगा। इसके अलावा अगर हम 2 और पहले 3 और 4 को जोड़ दें फिर 2 को जोड़ें तो भी 9 मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि अगर अपन ने 2 × 3 किया और गुणे 4 किया तो 24 मिलेगा, या फिर अगर 3 × 4 करते हैं और फिर गुणे 2 करते हैं तो वहां से जो मिलेगा वो भी 24 मिलेगा, यानी प्लस योग और गुणा द्विआधारी साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं व्यवकलन यानी माइनस और भाग की, ठीक है, माइनस और डिवाइड की, तो आप देखिए 2 - 3 माइनस अगर 4 करेंगे तो पहले 2 और -3 करेंगे तो -1 मिलेगा, और -1 -4 हो जाएगा -5। इसके अलावा अगर मैं कहता कि आप ऐसे कीजिए 3 - 4 एंड -2, तो यहां से 3 - 4 होता है -1, और माइनस का गुणा होगी, इसका माइनस के अंदर गुणा होगा, है ना, समझ रहे हैं बात। देखिए ऐसे मिलेगा 2 माइनस, यहां मिलेगा -1, तो हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो यहां देख रहे हैं ये चीज और ये चीज अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये आपका जो व्यवकलन है वो साहचर्य नियम का पालन नहीं कर रहा। इसके अलावा मैं बात करूं 2/3 भागे 4 की, तो इसका मतलब क्या है कि ये कि 2/3 और भागे 4, और भागे 4 का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसको पलट दें तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 4/1 कर सकते हैं तो 1/4 आएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में तो 1/6 मिलेगा यहां से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं पहले 2 को बाहर रख लीजिए और 3/4 कर लीजिए, 3/4, तो ये हो जाएगा इस प्रकार से कि 2 भागे और 3/4। अब 2 भागे हैं तो यहां पर करेंगे 2/1 और भाग की जगह गुणा और 4/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3। तो यहां आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही कि नहीं। इसका मतलब व्यवकलन यानी माइनस और भाग यानी डिवाइड साहचर्य द्विआधारी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप निश्चित तौर पे दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से आपको बताना है क्वेश्चन कि चूंकि 2 + 3 = 4 बराबर 2 + 3 + 4 है ना, एंड 2 × 3 यानी 2 × 3 × 4 = 24 मिलेगा, या फिर आप
3 गुणे 4 करते हैं फिर 2 का गुणा कर देते हैं तो भी 24 मिलेगा। 2 गुणे 3 गुणे 4 करते हैं तो अभी आपको 24 ही मिल रहा है इस प्रकार से। तो यहां से आपने कहा कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी है, इसलिए योग और गुणा सहायचर्य द्विआधारी संक्रियाएं हैं। लेकिन जब आप माइनस की ली जाते हैं तो अगर आपने किया 2 - 3 - 4 तो यहां से मिलेगा -5, और आपने किया 2 - 3 - 4 तो मिलेगा 3, और 2 भागे 3 भागे 4 कर रहे हैं तो 1/6 मिलेगा, और 2 भागे 3 भागे 4 करेंगे तो 8/3 मिलेगा। ये कैसे होता है ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो चूंकि माइनस और भाग के लिए आप देख पा रहे हैं ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, इसलिए व्यवकलन माइनस और भाग साहचर्य नहीं है, हेंस प्रूव्ड। अच्छा, यहां पर किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये चीज मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। इसको किस तरीके से हल करेंगे, ये होगा 2/3 और भागे 4 है। अब आपको पता है भागे 4 के लिए क्या होता है, 4 के नीचे 1 लगा सकते हो, और भाग है तो गुणा लगाओगे तो पलट दोगे, गुणा 1/4 होगा, तो 2 से 4 को काटेंगे तो ये आएगा 1/6 आएगा। और अगर मैं इसकी बात कर लेता इसकी यहां पर, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 2 भागे और ये हो जाएगा 3/4 क्योंकि 3 भागे 4 है। अब भाग की जगह गुणा लगाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, यहां पर आप गुणा लगाएंगे तो 4/3 हो जाएगा, तो कितना निकलेगा 8/3 निकलेगा, 8/3 निकलेगा, और ये 1/6 और 8/3 बराबर नहीं है ना। इसी प्रकार में यहां बात करता तो यहां पर होता है -1 और -4 हो जाएगा माइनस का 5, और यहां की मैं बात करता हूं तो यहां मिलेगा -1 और ये वाला माइनस माइनस मिलके हो जाएगा 2 + 1 तो ये हो जाएगा 3। इस तरीके से कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जैसा क्वेश्चन नंबर अपन ने 35 किया था वैसे ही यहां पर वो कह रहा है, तो उदाहरण नंबर 37 कह रहा है सिद्ध कीजिए ए स्टार बी टेंस टू ए + 2b द्वारा प्रदत्त स्टार सच दैट r × r टेंस टू r साहचर्य नहीं। अब यहां पर आप लोग यह सोच सकते हैं कि यहां पर साहचर्य के लिए 3 चीजें आपको लेनी है, क्रम बनने के लिए 2, साहचर्य के लिए 3, लेकिन यहां ए और बी दिया तो सी अपन को अपने मन से लेके चलना है, यानी कि अपन को जो दिखाना है वो इस तरीके से दिखाएंगे। देखो भाई ए स्टार बी दिया है a + 2b, लेकिन जब अगर हम ऐसे करें कि ए स्टार बी देन स्टार सी तो टेंस टू अपन को क्या मिल जाएगा, ये देखो पहले इसके लिए लगाएंगे, ये हो जाएगा a + 2b और ये स्टार और फिर सी। अब इसके लिए लगाएंगे यानी ये होता है पहला वाला रहेगा, समझना बात को, पहले वाले को रखेंगे a + 2b और दूसरे वाले में 2 का गुणा करके, यही तो कह रहा है, पहले वाले को रखिए और दूसरे वाले में 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए, ठीक है, तो +2c हो जाएगा। तो ये तो हो गया ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो गई, ठीक है, इतनी। अब मैं अगर बात करूं कि ए स्टार बाहर लीजिए और बी स्टार सी कीजिए, तो बी स्टार सी पहले करोगे ना क्योंकि वो कोष्टक में, तो ये कर रहे हैं आप ए स्टार और बी स्टार सी का मतलब हो गया b + 2c। अब इसके लिए लगाएंगे तो a प्लस इसमें 2 का गुणा कर देंगे b + 2c, तो यहां से आप निश्चित तौर पे देख रहे हैं कि a + 2b + 4c। अब जरा गौर कर लो, ये दोनों ही, इन दोनों को ही गौर कीजिए, दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, a + 2b + 4c और a + 2b + 2c है, ठीक है, a + 2b + 2c एंड a + 2b + 4c दोनों बराबर नहीं है, तो क्रमबद्ध नियम का पालन नहीं करेंगे किसी भी हालत में। अब आपको चाहो वैल्यू रखना हो तो वैल्यू पुट करके ए बी सी की 1 2 3 मान के हल कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप ऐसे ही दिखा सकते हो तो भी कोई समस्या नहीं। तो किस प्रकार से आप सवाल बता रहे हैं कि चूंकि दिया है आपको स्टार सच दैट r × r टेंस टू r में a स्टार b टेंस टू a + 2b, ये आपको दे रखा है, और साहचर्य नियम के लिए आपको पता है 3 चीजें लेंगे, a b c ले लेंगे, तो यहां से आप दिखा रहे हैं a स्टार b स्टार c बराबर। अच्छा देखो, जब आप a स्टार b करेंगे तो मिलेगा a + 2b और स्टार c को आप अलग रखेंगे तो यहां से मिल जाएगा a + 2b स्टार c। अब इसके लिए लगाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि क्या होता है कि अगर मैं a स्टार b करता हूं तो पहले वाले को रखेंगे और दूसरे वाले में 2 का गुणा करके जोड़ देना है, ठीक है, यही करना है। तो यहां पर क्या किया, पहले वाले को रखा, दूसरे वाले में 2 का गुणा किया और जोड़ दिया, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a + 2b + 2c। अब आगे अगर बात करूं मैं a स्टार फिर b स्टार c करते हैं, तो पहले आप यहां पर b स्टार c के लिए लगाएंगे, b स्टार c के लिए b + 2c हो जाएगा, तो यहां पर कर रहे हैं a स्टार b + 2c। देन अगर आपको करना है तो यहां से क्या करोगे, पहले वाले को रखोगे और दूसरे वाले में 2 का गुणा करोगे यहां पर और जोड़ दोगे, तो यहां से आपको मिलेगा a + 2b + 2c, 2 एंड कोष्टक के अंदर b + 2c, तो ये हो जाएगा a + 2b + 4c। तो निश्चित तौर पे आप देख पा रहे हैं यहां पर ये a + 2b + 2c है एंड ये a + 2b + 4c है। तो इस वजह से आप क्या कह रहे हैं कि चूंकि a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, a स्टार b स्टार c
नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इस प्रकार से। इसके अलावा आप यहीं तक दिखा सकते हैं इस क्वेश्चन को, यदि आपको इस क्वेश्चन को दिखाना है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं तक भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर वैल्यू पुट करके बताना तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने माना ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3। ये क्वेश्चन यहां तक हो गया, आपको कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अगर आप लगा देते हैं तो भी समस्या नहीं है। दिखा दीजिए स्टार साइचर नहीं है, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करके करना है तो वैल्यू पुट करके भी बता सकते हैं। कैसे कि ए स्टार बी स्टार सी, तो इसमें क्या वैल्यू आ रही थी, ए प्लस 2b प्लस 2c, आप देख पा रहे होते, ये आ रही थी ए प्लस 2b प्लस 2c, ये वाली वैल्यू पहले वाले में, ठीक है। तो यहां से आप क्या, यहां से आपने क्या दिखाया कि वैल्यू हल करने के बाद 11 मिल रहा है। और अगर मैं दूसरे वाले की बात करता ए स्टार बी स्टार सी, तो उसके लिए आप रख रहे थे ए प्लस 2b प्लस 4c। तो यहां से अगर आप हल कर रहे थे तो यहां से वैल्यू पुट करने के बाद हल कर रहे थे तो आ रहा था 17। तो यहां से आपने देखा कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसलिए दी हुई संक्रिया स्टार साइचर नहीं है, हेंस प्रूफ। कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए इन तरीकों के सवालों में आपको, है ना। आप देख पा रहे हैं कि कितने ही ज्यादा ये सरल और सिंपल सवाल है। तो अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक जो है आपका तत्समक नियम, आइडेंटिटी रूल। अब आइडेंटिटी रूल भी आपने पढ़ रखा है। अगर मैं बात करूं कैसे, देखिए अगर 5 में 0 जोड़ दो या 0 में 5 जोड़ दो तो दोनों ही स्थिति में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यही कहलाता है आइडेंटिटी रूल। अगर मैं बात करूं 5 में 1 का गुणा कर दीजिए जाए, 5 के साथ 1 का गुणा कर दो या 1 के साथ 5 का गुणा कर दो, तो यहां से अब जो मिलेगा वो 5 मिलेगा। यानी कि ऐसी प्रोग्रेशन, ऐसा आप प्रोसेस कर रहे हो, ऐसा प्रोसेस, ऐसी क्रिया, ऐसी संक्रिया, ताकि उसको करने के बाद जो प्रोडक्ट मिले वही रहे, उसमें कोई भी अंतर ना हो। तो यही कहलाता है आपका आइडेंटिटी रूल, ठीक है। अब बस यही चीज है। अब अगर मैं बात करूं परिभाषा की, तो वहां आप दिखाते हो कि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए मिल जाए, तो जहां पर ये जो ई होता है, ई की जगह ए, ठीक है, ए स्टार ई करें और या ई स्टार ए करें तो ए ही मिल जाए, वही प्रोडक्ट। जैसे 5 था तो दोनों ही स्थितियों में 5 मिल रहा था, तो वही प्रोडक्ट या वही चीज मिल जाए, वही संख्या मिल जाए, प्राप्त हो जाए, तो यही चीज कहलाती है आइडेंटिटी रूल, तत्समक नियम, सिंपल एज दैट। और यहां पर जो ई होता है, जो ई होता है वो तत्समक अवयव कहलाता है, समझ गए। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है ई। और अगर मैं बात करूं प्लस की, तो प्लस के लिए ई क्या रहेगा, प्लस के लिए ई 0 रहेगा, देख पा रहे हैं आप, प्लस के लिए ई 0 है। और अगर मैं बात करूं गुणा की, तो गुणा के लिए ई आइडेंटिटी एलिमेंट क्या रहेगा, वो रहेगा 1, सिंपल है, ठीक है। तो परिभाषा की बात कर लेते हैं तत्समक नियम के लिए। किस प्रकार से दिखाएंगे कि किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया, प्रदत्त का मतलब होता है देना, गिवन, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन में होगा। तो किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए के लिए, आपको पता है द्विआधारी संक्रिया किस तरीके से कार्य करती है। दो संक्रियाओं, एक ही समुच्चय के लिए आप कार्य करते हैं, एक ही समुच्चय के लिए आप काम करोगे और उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी उसी समुच्चय के अंतर्गत होना चाहिए। यही द्विआधारी संक्रिया होती है। द्विआधारी संक्रिया मैंने अच्छे तरीके से समझाई थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक ही समुच्चय में काम होगा, यानी उनके बीच में क्रॉस लगेगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वह भी आपको उसी समुच्चय के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कह रहा परिभाषा की डेफिनेशन है, किसी प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट ए क्रॉस ए टेंड्स टू ए के लिए एक अवयव ए स्टार ई, एक अवयव, इस प्रकार से आप दिखा रहे हैं, एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, यदि इसका अस्तित्व है तत्समक कहलाता है। यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए है, ठीक है। क्या दिखा रहे हैं, एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, एक अवयव ई बिलोंग्स टू ए, मतलब जो ई है वह कैपिटल ए के अंतर्गत है। यदि इसका अस्तित्व है तत्समक कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए। अगर आपने ए स्टार ई किया तब भी ए मिलना चाहिए, या ई स्टार ए करो तब भी ए मिले, ठीक है। तो यहां से आप कह रहे हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, ई को तत्समक अवयव कहते हैं, ये आपको ध्यान रख सकते हो। अब आर के अंतर्गत द्विआधारी संक्रिया में योग में शून्य की विशेषता क्या रहेगी कि a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल आर।
अगर आप किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसके अलावा गुणे में आर की एक की विशेषता देखते हैं कि ए गुणे 1 करें तो ए मिलेगा, और 1 गुणे ए करते हैं तो भी ए ही मिलता है, स्मॉल ए मिलता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। तो गुणे में क्या होता है कि अगर एक के साथ आपने किसी चीज का गुणा कराया तो वही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एक का 1 का किसी भी संख्या के साथ गुणा कराते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है, और अगर 0 को किसी संख्या के साथ जोड़ते हैं तब भी वही संख्या प्राप्त होती है। तो यही आपका आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी नियम या तत्समक नियम के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहां आप देख पा रहे हैं योग के लिए 0 और गुणा के लिए 1 तत्समक अवयव है। अब यहां पर योग के लिए 0 यानी योग के लिए जो ई काम करेगा वो 0 रहेगा, और जो गुणा के लिए ई काम करेगा वो 1 रहेगा, बस। ठीक है, अगले उदाहरण पे आते हैं, और उदाहरण नंबर 38 कह रहा सिद्ध कीजिए आर में 0 यानी 0 योग का तत्समक है तथा 1 गुणा का तत्समक है। अभी बात कर ली ऊपर अपने जस्ट, परंतु संक्रियाएं माइनस और भाग के लिए तत्समक नहीं है। तो देखो भाई, योग में 0, ठीक है, योग के लिए ई जो है यानी तत्समक अवयव वो 0 है, और गुणा के लिए जो तत्समक अवयव है वो 1 है। ये तो बात कर ली अपन ने। ठीक है, अब इस प्रकार से जो लिखा है यहां पर, यही चीज आप लिख भी सकते हो, कोई ज्यादा इस क्वेश्चन में करने के लिए है नहीं अपने पास। अगर मैं बात करता हूं माइनस की और भाग की, ठीक है, पहले योग के लिए देख लीजिए। आप कह रहे हैं कि भाई a प्लस 0 बराबर a और 0 प्लस a बराबर a, तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि a प्लस 0 बराबर 0 प्लस a यानी तत्समक है। और अगर मैं बात करता हूं a गुणे 1 या 1 गुणे a, तो यहां दोनों तरफ से आपको a मिल रहा है, तो इस स्थिति में आप कह रहे हैं कि a गुणे 1 बराबर 1 गुणे a, ये भी तत्समक हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं माइनस की, a माइनस 0 करेंगे तो आपको a मिलेगा, लेकिन अगर 0 माइनस a करेंगे, 0 माइनस a करेंगे तो माइनस a मिलेगा, और इस स्थिति में आप देख रहे हैं a माइनस 0 नॉट इक्वल टू 0 माइनस a, यानी तत्समक नहीं है। माइनस यानी व्यवकलन अंतर जो है वो तत्समक नियम का पालन नहीं कर रहा है। और अगर मैं बात करता a भागे 0, तो ये तो होता है इन्फिनिटी, अपरिभाषित होता है, और 0 भागे a करें तो ये होता है 0। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई 0, या 1 कर लेते, भाग की जगह 1 ले लीजिए, अपरिभाषित हो रहा है ना, भाग की जगह 1 ले लो, तो a भागे 1 करेंगे तो a मिलेगा, और 1 भागे a करोगे तो 1 बाई a मिलेगा। तो a भागे 1, यहां पर 1 ले लो, a डिवाइडेड 1 नॉट इक्वल टू 1 डिवाइडेड a, यानी जो माइनस और भाग है, डिवाइड है, वह तत्समक नियम का पालन नहीं कर रहा, बस इतना दिखाना है आपको। तो किस प्रकार से क्वेश्चन आप कर रहे हैं कि चूंकि आर के अंतर्गत द्विआधारी संक्रिया में योग में जो आइडेंटिटी अवयव है, आपका एलिमेंट है तत्समक अवयव e बराबर 0, तो देख रहे हैं आप a प्लस 0 बराबर a बराबर 0 प्लस a, और गुणे की बात कर रहे हैं तो e बराबर 1 ले रहे हैं, तो a गुणे 1 बराबर a बराबर 1 गुणे a होता है। यानी आप कह रहे हैं कि इसलिए r में 0 योग का तत्समक और 1 गुणा का तत्समक है, ये आपने दिखा दिया। लेकिन अंतर की अगर बात कर ले तो a माइनस e नॉट इक्वल टू e माइनस a होगा। अगर a माइनस e कर रहे या फिर e माइनस a कर रहे तो दोनों ही चीजें अलग होंगी, और भाग में a भागे 1 नॉट इक्वल टू e भागे a भागे e, a भागे e नॉट इक्वल टू e भागे a रहेगा। ठीक है, a में e का भाग कर दो चाहे e में a का भाग कर दो, तो यहां से जो मिलेगा वो अलग अलग मिलेगा। तो आपने क्या बताया कि इसलिए r में अंतर और भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, इतना आपको दिखाना था। सिंपल चीज थी, ज्यादा कुछ आपको इसमें ये नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन लग रहा हो आपको, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है, कोई भी दिक्कत हुआ करे रिवर्स करके मेरी बात को अच्छी तरीके से सुनिया करिए। ठीक है, हाँ, तो आगे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं नोट की बात करूं, एक छोटा सा नोट समझ लीजिए क्या कह रहा है ये, कि r में 0 योग का तत्समक है, पढ़ रखा है आपने। जो 0 है वो प्लस के लिए आइडेंटिटी का काम करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है ना, 0। लेकिन यह n में योग संक्रिया का तत्समक नहीं है, क्योंकि 0 नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N। n मतलब प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उसमें 0 नहीं होता है, प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत 0 नहीं आता है। और जो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है यानी योग का जो तत्समक अवयव है वो होता है 0, और 0 प्राकृतिक संख्या में होता ही नहीं है। तो जब 0 प्राकृतिक संख्या में होता नहीं है तो प्राकृतिक संख्या के लिए योग संक्रिया का कोई तत्समक अवयव तत्समक नहीं है।
n में योग संक्रिया का कोई तत्समक नहीं है। यहां से ये चीज निकल के आई, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो जीरो है वो जीरो नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है ना। आगे बात करते हैं, आगे आपको पढ़ना है प्रतिलोम यानी इनवर्स रूल, प्रतिलोम नियम इनवर्स रूल। देखो भाई, तत्समक में आपने पढ़ा कि अगर जीरो जोड़ दें तो वही संख्या मिलेगी और एक का गुणा कर दें तो अभी वही संख्या मिलेगी। यह चीज आपने पढ़ी तत्समक में। अब इनवर्स में आप पढ़ोगे कि ऐसा किस संख्या को जोड़ दें, ऐसी किस संख्या को जोड़ दें ताकि जीरो मिल जाए, और ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दें ताकि 1 मिल जाए। फिर से सुनिएगा, तत्समक में आपने पढ़ा कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि वही संख्या मिल जाए, और ऐसी किस संख्या का गुणा कर दें ताकि वही संख्या मिल जाए। यह चीज पढ़ी तत्समक में, ठीक है। प्रतिलोम में आपको क्या पढ़ना है? प्रतिलोम में आपको पढ़ेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि जीरो मिल जाए, और ऐसी कौन सी संख्या का गुणा कर दिया जाए ताकि 1 मिल जाए। तो समझिए, अगर a में आप -a को जोड़ दें, ठीक है, या फिर -a में a को जोड़ दें तो जो मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो ये यहां पर योग के लिए इनवर्स हो गया, योग के लिए प्रतिलोम हो गया। और अगर आप a में स्मॉल a में 1/a का गुणा कर दें या 1/a में स्मॉल a का गुणा कर दें तो जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो ये हो गया गुणे के लिए प्रतिलोम, समझ गए। तो ये नियम काम करेगा प्रतिलोम वाला। तो इनवर्स रूल यानी प्रतिलोम नियम की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि a में तत्समक अवयव e वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार सच दैट a क्रॉस a टेंड्स टू a के लिए किसी अवयव a बिलोंग्स टू कैपिटल A को संक्रिया स्टार के लिए के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं। तो ये तो हो गई तत्समक वाली बात। यदि a में एक ऐसे अवयव b का अस्तित्व है कि a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a हो तो b को a का प्रतिलोम कहते हैं, b को a इनवर्स द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इनवर्स के लिए, प्रतिलोम के लिए आपको ये ध्यान रखना है a स्टार b बराबर e बराबर b स्टार a। और जैसे मैंने आपसे कहा कि योग और गुणे में जो चीज हो जाती है वो e, देखो भाई e क्या है, e आपका तत्समक अवयव है, बिल्कुल आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। और यहां पर e योग के लिए प्लस के लिए होता है 0 और गुणे के लिए होता है 1। तो बस अगर आपको 0 प्लस में 0 मिल जाए और गुणे में 1 मिल जाए तो जो b होगा जिसकी वजह से मिल रहा है तो उस b को a का प्रतिलोम कहेंगे, उस b को a का प्रतिलोम कहेंगे। ध्यान रहेगा, b को a का प्रतिलोम कहेंगे। ओके, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है, देखिए उदाहरण नंबर 39 की बात कर लें। सिद्ध कीजिए R में वास्तविक संख्या में धन यानी योग धन संक्रिया प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है, -a का प्रतिलोम a है, और R में गुणा संक्रिया के लिए जहां पर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, R में गुणा संक्रिया के लिए a का प्रतिलोम 1/a है। सिंपल चीज है, कैसे दिखाओगे आप? देखो भाई, -a का प्रतिलोम a कह रहा है, -a प्लस a बराबर 0 मिलेगा, और आप कह रहे हैं a प्लस -a तब भी आपको 0 मिलेगा। तो यहां से आप देख रहे हैं कि -a प्लस a बराबर a प्लस -a। तो -a प्लस के लिए, देखो प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a हो रहा है, ठीक है। अब वो a का प्रतिलोम -a का हो या -a का प्रतिलोम a का हो, a की बात हो रही है, ठीक है। -a का प्रतिलोम स्मॉल a या स्मॉल a का प्रतिलोम -a हो रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसके अलावा गुणे की बात कर लूं तो अगर a गुणे 1/a करते हैं तो 1 मिलेगा, और 1/a गुणे a करते हैं तो भी 1 मिलेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि a गुणे 1/a बराबर 1/a गुणे a, यानी कि a का प्रतिलोम गुणे में, a का प्रतिलोम गुणे में 1/a है। सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखा देना है। तो किस प्रकार से आप दिखा रहे हैं कि चूंकि माना a बिलोंग्स टू कैपिटल R में योग में क्या होगा कि a प्लस -a बराबर 0 मिलेगा, -a प्लस a बराबर आपको 0 ही मिलेगा, और गुणा में a इंटू 1/a बराबर 1 मिलेगा, और 1/a इंटू a बराबर भी 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या कह रहे हैं कि अतः सिद्ध है कि R में प्लस के लिए -a का प्रतिलोम a है और गुणा के लिए a का प्रतिलोम 1/a है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, इतना आपने दिखा दिया। उदाहरण नंबर 40 की बात कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि n में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत
धन यानी योग प्लस के लिए a बिलोंग्स टू कैपिटल N का प्रतिलोम माइनस a नहीं है, और n में गुणा संक्रिया के लिए मल्टीप्लाई के लिए a बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब जहां पर आपको a जो है 1 नहीं मानना है, a नॉट इक्वल टू 1 का प्रतिलोम 1 अपॉन a नहीं है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज वो कह रहा है, एक बात समझ लो कि प्रतिलोम माइनस a प्राकृतिक संख्या कैपिटल N में, प्राकृतिक संख्या कैपिटल N में a का प्रतिलोम माइनस a नहीं होगा, क्योंकि माइनस a नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N होता है। प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत निगेटिव संख्याएं नहीं आती हैं, इसलिए माइनस a जो है वो प्राकृतिक संख्या के लिए प्रतिलोम नहीं कहलाएगा, सिंपल। और गुणे में अगर मैं बात कर लूं और a का मान 1 नहीं है, a का मान 1 नहीं है, तो 1 अपॉन a नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N रहेगा। 1 अपॉन a यानी जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं, बटे वाली संख्याएं होती हैं, वो भी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं आती हैं। इसीलिए जो कह रहा है सिद्ध करने के लिए वो इस प्रकार से आप दिखा दोगे कि माइनस a यानी ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत नहीं आएंगी, और 1 अपॉन a यानी भिन्न संख्याएं भी प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं होंगी। इसीलिए ये जो कह रहा है कि a का प्रतिलोम माइनस a नहीं है और a का प्रतिलोम 1 अपॉन a नहीं है, योग के लिए गुणा के लिए। इस प्रकार तो किस प्रकार से आप दिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को कि प्राकृतिक संख्याओं के लिए a बिलोंग्स टू कैपिटल N में योग में आप बताएंगे कि चूंकि माइनस a नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, निगेटिव संख्याएं प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती हैं, ये आप बता रहे हो। और गुणा में 1 अपॉन a नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N, वेयर आपने जहां a को 1 नहीं माना था, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में भिन्न संख्याएं नहीं आती हैं। तो यहां से आप बता रहे हैं, अतः सिद्ध है कि n में प्लस के लिए a का प्रतिलोम माइनस a नहीं है, और n में गुणा के लिए a का प्रतिलोम 1 अपॉन a नहीं है, हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से आपने ये पूरा जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 40 तक कर लिया है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आपको पता है क्या करना है, उस क्वेश्चन को रिपीट करना है, अच्छी तरीके से समझना है, नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं और अच्छी तरीके से मेहनत करते हुए चलना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है यदि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के साथ साथ चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो हमारे जो वीडियो आते हैं उनका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा और आप कहेंगे कि सर ये क्लास नहीं हुई, जबकि वो क्लास हो चुकी होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हैंडल जो हैं वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर जाइए, आप हम लोगों को फॉलो भी कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस को। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, इन सब जगह के लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, मुझसे कह सकते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।